अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको कि स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी हम दो डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, दो तरीके से ये मैथमेटिकली डिफाइंड होता है, एक एक करके अपन दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पहली जो डेफिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज relative velocity of separation along line of impact upon relative velocity of approach along line of impact। इसका मॉडुलस सिंपल, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट फॉर द टू बॉडीज जिनका कोलिजन होने वाला है। अब ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन तो लिख दी, पर इसको समझना है अपने को एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैं आपको दो तरह के एग्जाम्पल से बताऊंगा इस डेफिनेशन को अप्लाई करके, एक हेड ऑन कोलिजन का एग्जाम्पल और एक ऑब्लिक कोलिजन का एग्जाम्पल, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन लेते हैं अपन। मान लो ये है बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन, ठीक है, और इधर बनाऊंगा मैं आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन। बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी थी u1, हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल ले रहे हैं अपन अभी। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही होती है वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट्स की बिफोर एज वेल एज आफ्टर हेड ऑन कोलिजन में। तो ये मान लो दोनों की वेलोसिटी थी u1 और u2, कोलिजन के बाद v1 एंड v2। ठीक है, कोलिजन के पहले ऑब्वियसली जो पीछे से ये ऑब्जेक्ट आ रहा है इसकी तरफ, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और कोलिजन के बाद क्योंकि कोलिजन होके दोनों अलग हो रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, तो ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी v1 के कंपैरिजन में, ठीक है। मैंने सिंपल केस कंसिडर किया है जिसमें इनकी बिफोर एज वेल एज आफ्टर दोनों की वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा भी पॉसिबल है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उस केस में अपने को वेलोसिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा बस, ठीक है। बट अभी तो अपन ये डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन इसको अप्लाई करें तो क्या करना है अपने को, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताना है। और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच, ये टॉपिक हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो इस लाइन के अलोंग अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है तो उन दोनों की वेलोसिटीज का कंपोनेंट जो इस लाइन के अलोंग होगा उसका रिलेटिव लेना है। उसका रिलेटिव ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से या किस रेट से एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। इस सिचुएशन में आफ्टर कोलिजन दूर जा रहे होते हैं, यानी कि जब आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन न्यूमरेटर वाला जो टर्म है ना वो लिखोगे तो वो कौन सी सिचुएशन में मिलेगा, आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन में, क्योंकि उसी में सेपरेशन हो रहा होगा। और जब आपको डिनोमिनेटर वाला टर्म चाहिए होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो आप बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन पर ध्यान दोगे, क्योंकि उस केस में अप्रोच कर रहे होंगे वो एक दूसरे को, करेक्ट। तो न्यूमरेटर की बात करें तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। वेलोसिटी हेड ऑन कोलिजन है, दोनों की वेलोसिटीज ऑलरेडी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, बस रिलेटिव लेना था तो मैंने v2 माइनस v1 ले लिया, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो है ऑलरेडी वेलोसिटी, और अभी क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा, और इसकी रिलेटिव वैल्यू लेनी है। तो वैसे यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर बिफोर वाली सिचुएशन में भी आप वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखोगे तो यहाँ लिखोगे u2 माइनस u1, पर u2 कम होगा u1 से, है ना, क्योंकि अभी अप्रोच हो रहे हैं तो वो तो तभी पॉसिबल है जब पीछे से जो आ रहा है इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैंने इसलिए मॉडुलस लगा दिया कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि सर रिलेटिव वेलोसिटी 1 की विथ रिस्पेक्ट टू 2 लेनी है
या 2 की विथ रिस्पेक्ट टू 1 लेनी है। आप किसी की भी रिलेटिव ले लो, ठीक है। जैसे इस सिचुएशन में तो एग्जैक्टली पता है मुझे, क्योंकि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ना, तो मुझे इस बात का आइडिया पहले से है कि ये डेफिनेटली ज़्यादा है इससे। तो मैं 2 की विथ रिस्पेक्ट टू 1 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा नीचे 1 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। मैं u2 माइनस u1 लिखता तो उसका मॉड लेना पड़ता, और क्योंकि वो नेगेटिव होता तो फिर ऐसे बनेगा u1 माइनस u2, ठीक है। तो ये तो इस केस में क्योंकि मुझे पता है, वैल्यूज दी होंगी तो आपको पता रहेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो नॉर्मली बस एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख दो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी जो भी एक्सप्रेशन आए ना उसका मॉडुलस ले लो, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पर v2 माइनस वी और यहाँ पर u1 पहले लिखा और बाद में u2 लिखा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मॉड लेना है। तो मैंने बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। ये आ गया अपने पास। तो अब ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया और फाइनली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फॉर्मूला ये निकल कर आया। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कि आफ्टर कोलिजन मिलेगा अपने को, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिलेगा बिफोर कोलिजन। बट ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच कौन सी डायरेक्शन में लेना है? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब अपन ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये सपोज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये u1 था और ये u2 है, ये θ1 है, ये θ2 है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ इनकी वेलोसिटीज का एंगल। तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर देते हैं अपन इनके अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास u1 cos θ1 और यहाँ आ जाएगा u1 sin θ1। फिर इस डायरेक्शन में u2 sin θ2 और इस डायरेक्शन में u2 cos θ2, ठीक है। आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन बनाते हैं। ये दोनों के सेंटर से पास होती हुई लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना दिया, कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे जो कि इंपल्सिव होगा। तो ये वाली वेलोसिटीज जो हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाली, ये चेंज हो जाएंगी। u1 cos थीटा से चेंज होके मान लो v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी चेंज होके मान लो v2 हो गई। ये सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले कंपोनेंट्स हैं, दूसरे कंपोनेंट्स होंगे ये वाले कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सरफेस जो है, ये सरफेस हम लोग फ्रिक्शनलेस मान के चलेंगे, ठीक है। अनलेस क्वेश्चन में खुद बोल दे कि नहीं फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो नहीं बोलता है तो हम लोग ये फ्रिक्शनलेस मानते। तो ये फ्रिक्शनलेस होगा ना, तो इन कंपोनेंट्स में कोई चेंज नहीं आने वाला। दोनों बॉडीज जब टक्कर एक दूसरे से टकराती हैं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग एक दूसरे को धक्का देंगी, है ना, एक जर्क लगेगा, इंपल्स लगेगा नॉर्मल फोर्स का, उसकी वजह से इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नो चेंज। तो ये तो मैंने विदाउट एनी चेंज सेम वैल्यू लिख दी। अब अपने पास सिचुएशन बन गई बिफोर एंड आफ्टर। अब अप्लाई करते हैं जो हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है। ई की वैल्यू लिखनी है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन न्यूमरेटर में लिखना है, सेपरेशन तो आफ्टर कोलिजन होता है, तो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है तो v2 माइनस v1 सेम एज दिस। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना है तो ये पास आ रहे होंगे, उसके लिए डेफिनेटली ये वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी इससे, वो मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो मैं बड़ी में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2, करेक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ले ली। तो ये आ गया ऑब्लिक कोलिजन के केस में, है ना। डेफिनेशन एक ही है,
बस हमें ऑब्लिक कोलिशन के केस में एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, वो ये कि वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़े। यहाँ पर ऑलरेडी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग थी। ठीक है, अगेन दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये याद नहीं रखना है। ठीक है, ये बस मैंने एक सिचुएशन में अप्लाई करके दिखा दिया। अगर सपोज ये u1 cos θ1 इस तरफ होने की बजाय इस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा जब आप इन दोनों के रिलेटिव लोगे, है ना। तो वो सारी चीजें तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, इसलिए इसको याद नहीं रखना है, हमें तो ये डेफिनेशन समझनी थी जिसको मैंने 2 केसेस में अप्लाई करके बताया। ओके, अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है इम्पल्स ऑफ reformation upon impulse of deformation। इम्पल्स वेक्टर होता है तो उसमें साइन आ सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन जब आप करो, बट अपने को तो उसका मॉडुलस लेना है। वी जस्ट हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको भी अपने को समझना है पूरा डिटेल में कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन है क्या, है ना, और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन से यहाँ पर क्या मीनिंग है। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि पर्टिकुलरली यही पूछ ले कि व्हाट इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो अपने को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। उसके लिए मैं हेड ऑन कोलिजन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ विच इज मच सिंपलर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन से अपन समझते हैं। एक सिचुएशन बनाता हूं मैं। ये है m1 मास, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, m2 मास। ठीक है, ये है बिफोर कोलिजन की सिचुएशन। u1 वाला वेक्टर बड़ा बनाया, u2 वाला वेक्टर कम छोटा बनाया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो कोलिजन होगा। बीच में एक सिचुएशन बनाई, इस सिचुएशन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ये हो गई इंटरमीडिएट सिचुएशन। और फिर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन में इसकी वेलोसिटी मान लो v1 हो जाती है, इसकी ज़्यादा हो जाती है, सेपरेट होंगे ना अब ये, तो v2 हो जाती है, मास अगेन m1 एंड m2। दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो ये जो सिचुएशन बना रखी है मैंने, बिफोर, इंटरमीडिएट एंड आफ्टर कोलिजन, इसी के जैसी सिमिलर एक और सिचुएशन बना रहा हूँ। कोलिजन की सिचुएशन नहीं है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, बट उससे इसका कंपैरिजन करेंगे अपन। ओके, कि सपोज करो ये 2 ब्लॉक्स थे, ठीक है, जिसका मास m1 था एक का, एक m2 था, m2 के पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है। इसकी वेलोसिटी थी इनिशियली u1 और इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम थी, इनिशियली u2। इसकी ज़्यादा थी तो वो उसके पास आ रहा है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन एक्चुअली हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम ये जानते हैं कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन तब आता है जब दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होती है किसी इंस्टेंट पर। तो अभी क्या हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये इसके पास आएगा, इसकी वेलोसिटी कम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं पर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इनके बीच का गैप कम होता जाएगा। स्प्रिंग को टच कर देगा ये थोड़ी देर में, फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। जब स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा तो स्प्रिंग दोनों ब्लॉक्स को पुश करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड को तो बढ़ाएगा, इधर पुश कर रहा है, इसको इधर पुश कर रहा है तो इसकी स्पीड को कम करेगा, है ना। जब तक इसकी स्पीड इससे ज्यादा है तब तक
ये जो पीछे वाला ब्लॉक है ये इसके पास आता रहेगा, दोनों चल इस तरफ रहे लेकिन ये तेजी से आ रहा है, पर इसकी स्पीड कम होती जा रही है और इसकी बढ़ती जा रही है, तो कभी ना कभी तो दोनों की बराबर होंगी वेलोसिटीज। जब दोनों की वेलोसिटीज बराबर हो गई तब स्प्रिंग कंप्रेस्ड जो है, जितना भी कंप्रेस्ड है वो स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि अभी दोनों की वेलोसिटी सेम है और स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग ऐसे पुश कर रहा है। अब इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी और इसकी और कम होगी, तो अब इसकी ज्यादा हो जाएगी इससे, तो ये आगे निकलना शुरू हो जाएगा और इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में ये चीज जो मैंने पूरी एक्सप्लेन करी, ये पहले भी करी थी, कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आता है, लेकिन वो तब आता है जब दोनों की वेलोसिटीज क्या होती है, सेम होती है, फिर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे कोलिजन में भी होता है कि यहाँ पर ये दोनों जब अलग अलग हैं तो ये पीछे से जो आ रहा है इसकी वेलोसिटी अभी ज्यादा है, तो ये अप्रोच कर रहा है इसको, है ना, दोनों के बीच में गैप कम हो रहा है। फिर जब ये हिट करते हैं तो क्या होता है कि इनमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इनमें कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होता है कि ये वाला जो है ये आके इसको हिट किया तो इसने इस ब्लॉक पर नॉर्मल लगाया, इसने इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल लगाया, तो इस पर अगर नॉर्मल इधर लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी, ठीक है। इस सिचुएशन की नहीं, इस तरह से सोचो, ये आके इसको हिट किया तो इसकी ये वाली वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी और इसने इसको पीछे फोर्स लगाया तो ये वाली वेलोसिटी कम होना शुरू होगी। पर जब तक ये वेलोसिटी ज्यादा है तब तक ये इसको पुश करता रहेगा, और है ना, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते और इसकी कम होते होते कभी ना कभी दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इक्वल, जो कि इस सिचुएशन में हुई। इस सिचुएशन में जैसे कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, वैसे ही जब इसमें दोनों की वेलोसिटी सेम होती है तब इसमें दोनों बॉडीज में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, कि ये ऐसे आए मान लो और जब टकराए तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इस तरह से डिफॉर्मेशन होता है। उस इंस्टेंट पर जब सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा तब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और फिर ये अलग होना शुरू होंगे, ठीक है, अलग होना शुरू होंगे तो अपना शेप वापस से रीगेन करना शुरू करेंगे। उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन रीफॉर्मेशन, कि अब ये रीफॉर्मेशन वाला प्रोसेस हो रहा है यहां से इस सिचुएशन तक। तो जब ये अलग होंगे तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, अलग होता जाएगा, इनके बीच में सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन से इसके बीच में रीफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस और इस सिचुएशन से इसके बीच में डिफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन और रीफॉर्मेशन यहां कैसे हो रहा है, उस सिचुएशन से सिमिलैरिटी अगर आप कंपेयर करो तो आपको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जैसे उसमें स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा था, इसमें बॉडीज डिफॉर्म हो रही है। मैक्सिमम कंप्रेशन पर दोनों की वेलोसिटी सेम थी, इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो ये इनिशियल जो बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन से ये वाली सिचुएशन जब दोनों की वेलोसिटी सेम है, इस प्रोसेस में डिफॉर्मेशन हुआ है और फिर यहां से यहां तक रिफॉर्मेशन हुआ है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, मतलब इस रिफॉर्मेशन के दौरान दोनों में से किसी भी एक बॉडी पर कितना इम्पल्स लगा, क्योंकि मैं दोनों बॉडीज पे कैलकुलेट करूंगा तो वो तो इक्वल एंड ऑपोजिट लगा है, जितना इम्पल्स इस पे फॉरवर्ड लगा है उतना ही इस पे इम्पल्स बैकवर्ड्स लगा है, क्योंकि दोनों एक्शन रिएक्शन बराबर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो मैं दोनों पे कैलकुलेट कर दूंगा तब तो जीरो हो जाएगा, तो नेट नहीं निकालना है, ठीक है। इसमें जो इम्पल्स निकालना है ऑन एनी वन बॉडी, तो मैं सपोज M2 सेलेक्ट कर लेता हूं कि M2 वाली बॉडी पर कितना इम्पल्स लगा ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन प्रोसेस, वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपन लिखें, अपन E की वैल्यू, न्यूमरेटर वाला टर्म लिखना है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ऑन दिस M2 विल बी व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो क्या आएगा अपने पास, M2 इंटू फाइनल वेलोसिटी उसकी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन दिस M2। तो डिफॉर्मेशन वाला इम्पल्स लिखना है तो अपन लिखेंगे यहां पर, यहां से यहां तक में M2 में कितना मोमेंटम में चेंज हुआ इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के बीच में, ठीक है, क्योंकि डिफॉर्मेशन इन दोनों सिचुएशंस के बीच में हुआ है। तो हमने लिखा M2 इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस M2 की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, M2 तो कैंसिल हो गया। अब बस यहाँ पर V की वैल्यू पुट करनी है तो E का अपना फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो V की वैल्यू निकालने के लिए देखो इस क्वेश्चन में सारे सरफेस वगैरह फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, सारे सरफेस, इनके बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं, नीचे भी कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शनलेस है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किया बिटवीन दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन। इन दोनों के बीच में भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, इनके बीच में भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, इनफैक्ट इन दोनों के बीच में भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो वो लिखते हैं अपन, उसको नीचे लिख लेता हूं मैं। यहां लिख लेते हैं, काम करते हैं। हम क्या लिख रहे हैं कि P momentum, linear momentum before will be equal to linear momentum in intermediate situation, will be equal to linear momentum in after collision situation। अच्छा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम लिखना है अगर तो क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। फिर आफ्टर कोलिजन अगर लिखना है, इंटरमीडिएट सिचुएशन में मोमेंटम लिखना है तो एक साथ लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू वी, और फिर आफ्टर वाले में लिखना है अगर तो m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब ये तीन क्वांटिटीज इक्वल है, इन दोनों को इक्वेट करके पहले v की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। तो v की वैल्यू क्या आती है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन अगर इन दोनों को इक्वेट करके निकालूं मैं, नोट करते समय ध्यान रखना ये u है, यहाँ v है। ठीक है, v और u में जो डिफरेंस है वो ध्यान से नोट करना। v इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर इन दोनों को इक्वेट करके निकालेंगे तो m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों इक्वल ही हैं, पर इनको इक्वेट करने से ये वैल्यू मिलती है और इनको इक्वेट करने से ये वैल्यू। अब देखो, इसको आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले आई होप ये क्लियर हो गया कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कोई पूछे तो ये रहा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, है ना। इतना ही इंपल्स एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में m1 पे लगा होगा। ठीक है, और ये रहा इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। आप, हमने तो m2 के टर्म्स में लिखा है, आप m1 के टर्म्स में भी लिख सकते थे कि उसका मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बस उसका साइन जो है वो नेगेटिव आता है क्योंकि वो दूसरी तरफ लगा है वो इंपल्स। ठीक है, तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। अब तो हम एक्चुअली इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करके फाइनली इस रिजल्ट पे पहुंचना चाह रहे हैं कि ये ई की वैल्यू, ऐसे ही हेड ऑन कोलिजन वाले एग्जांपल में, इससे प्रीवियस जो डेफिनेशन बताई थी मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, उससे जो वैल्यू आई थी ना, एग्जैक्टली वो वैल्यू यहाँ पर भी आ जाए, जिससे कि इसका प्रूफ मिल जाए आपको, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखे अपन v2 माइनस v की ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन, यहां पर जो v की वैल्यू है वो ये वाली पुट कर रहा हूं, m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस u2। एलसीएम ले लेते हैं तो वहां से देखो क्या आएगा, m1 v2 m2 v2, m2 v2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इस माइनस साइन की वजह से, तो हमारे पास बचेगा m1 कॉमन आ रहा है और v2 माइनस v1 बचेगा। डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो ये m2 u2 वाला नेगेटिव साइन के साथ टर्म और ये पॉजिटिव साइन के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा m1 u1 माइनस u2, ये u1 और इधर से u2 वाला टर्म। यहाँ से देखो m1 कैंसिल हो गया और एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आ गया जो कि हमने प्रीवियस जो डेफिनेशन लिखी थी मैथमेटिकली उससे आया था, है ना। तो इसका प्रूफ भी आ गया एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन से यहाँ पर क्या मतलब था। ठीक है, और एक इंटरमीडिएट सिचुएशन ऐसी आती है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स की लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है, सेम। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज फॉर ऑब्लिक कोलिजन ऑल्सो, बस उसमें क्या होगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाली वेलोसिटीज के साथ दूसरी वाली एक कॉम्पोनेंट भी होगा जो कि दोनों का डिफरेंट हो सकता है, बट वो हमारे इस कैलकुलेशन में वैसे भी नहीं आने वाला, तो बाकी का जो कैलकुलेशन है इट विल बी सेम। ओके।